नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिराल आप सभी का आपका अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की तैयारी जो है बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए और भी मजेदार बनाने के लिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान में हमारी जो किताब है समकालीन विश्व राजनीति। आज से हम लोग कौन सी किताब शुरू कर रहे हैं? समकालीन विश्व राजनीति की किताब शुरू कर रहे हैं और इसमें शुरू कर रहे हैं अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत। क्या शुरू कर रहे हैं? 2 ध्रुवीयता का अंत हम लोग शुरू कर रहे हैं। बच्चों, इसका जो अध्याय 1 है शीत युद्ध का दौर, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, वो पढ़ लीजिएगा। और वैसे 2023-24 के हिसाब से अब एनसीईआरटी ने इसी अध्याय को अध्याय 1 बना दिया है। एनसीईआरटी ने 2023-24 के हिसाब से इसी अध्याय को एक अध्याय बना दिया है, परंतु जिसको भी ये वाला अध्याय समझना है उसको शीत युद्ध का दौर समझना ही पड़ेगा। जिसको ये वाला अध्याय समझना है उसको शीत युद्ध का दौर समझना ही पड़ेगा। इस किताब का, इस अध्याय का आज हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। और हमारी एक परंपरा है, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी परंपरा भी नहीं बदलेगी, मेरा जोश भी नहीं बदलेगा, मेरा उत्साह भी नहीं बदलेगा, मेरा पढ़ाने का तरीका भी नहीं बदलेगा और आपका जो मेहनत करने का जुनून है वो भी नहीं बदलना चाहिए। चाहे किताबें बदले, चाहे साल बदले, पर जो हमारे अंदर आग है कुछ देश के लिए करने की, हमें 12th में टॉप करने की, हमारे लिए माता पिता के लिए कुछ करने की, वो आग सदा ही जलती रहेगी। उस आग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमारी एक परंपरा भी है कि जब भी चैप्टर शुरू करेंगे तो उसका चैप्टर फ्लो जरूर जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं परिचय, और परिचय के बाद पढ़ते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। ठीक है, सोवियत सिस्टम क्या था। ये गोर्बेचोव भैया कौन थे? ये गोर्बेचोव भैया और सोवियत संघ का विघटन में इनका क्या इंपॉर्टेंट था? क्या इन्होंने सोवियत संघ को तोड़ दिया था? तो क्या ये देश के खिलाफ थे? सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? पता तो चलना चाहिए क्यों हुआ भैया, ऐसा क्या कमी रह गई? विघटन की परिणतियां क्या थी, मतलब उसके आउटकम्स क्या थे? विघटन होने के बाद क्या क्या हमें देखने को मिला? शॉक थेरेपी क्या थी? कौन से जो इलेक्ट्रिक करंट था वो दिया गया था? पूर्व साम्यवादी जो देश थे और भारत के साथ उनके क्या संबंध थे? ये सभी हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। परंतु आज क्या पढ़ेंगे? आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो करेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन, फिर हम बात करेंगे एक दीवार की। कौन सी दीवार? बर्लिन की दीवार। उसके बाद बात करेंगे सोवियत संघ के नेता की। चलिए शुरू कर देते हैं आज के लेक्चर को। परिचय या इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अब 2023-24 के हिसाब से अगर अपन देखें तो एनसीईआरटी ने क्या करा? एनसीईआरटी ने इस किताब का अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर हटा दिया। ठीक है, इसके बाद अध्याय 2 को अध्याय 1 पर लेकर के आ गए जो कि 2 ध्रुवीयता का अंत है, और अध्याय 3 जो है अमेरिका का वर्चस्व, उसको भी हटा दिया। तो अध्याय 1 और अध्याय 3 को हटा दिया और अध्याय 2 को पहले रैंक पर लेकर के आ गए। अध्याय 3 को हटाया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु अध्याय 1 को नहीं हटाना चाहिए था। अध्याय 1 को क्यों नहीं हटाना चाहिए था? क्योंकि अध्याय 2 पढ़ने के लिए बच्चों को अध्याय 1 का आना जरूरी है, अध्याय 1 को समझना बड़ा जरूरी है। 2 ध्रुवीयता का अंत अगर आपको समझना है बच्चों तो अध्याय 1 शीत युद्ध जरूर देखेगा। शीत युद्ध के जितने भी लेक्चर्स है वो लेक्चर्स अच्छे से देखेगा, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो और फिर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। नहीं तो मैं एक कोशिश करूंगा कि उस पूरे चैप्टर का एक वन शॉट बना करके अभी डाल दूं, घंटे 1.5 घंटे के अंदर उस चैप्टर को खत्म कर दूं, जिससे कि आप क्या है एक शॉट में उस चैप्टर को समझ लो और फिर इस चैप्टर की जो कहानी है उसको आप आके कंटिन्यू कर सको, तो आपको सारे लेक्चर्स ना देखने पड़े। अगर ऐसा चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अपन वो काम भी कर लेंगे। परंतु एक छोटा सा बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन है मैं वो आप लोगों को दे देता हूँ शीत युद्ध का। ठीक है, हम सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन है वो आपको दे देते हैं शीत युद्ध का। अब देखिए, आज हम एक प्रकार से इस साल की, इस सेशन की किताब शुरुआत कर रहे हैं और एनसीईआरटी के हिसाब से तो यही पहला चैप्टर है, फर्स्ट अध्याय हमारा है। चैप्टर, किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन का मतलब क्या होता है बेटा? कि एक ही टाइम पीरियड में कोई भी घटनाएं हो रही हो उसको समकालीन कहा जाता है। ठीक है, एक ही टाइम पीरियड में कोई भी घटना होती है उसको समकालीन कहा जाता है। तो ये जो विश्व की राजनीति, हमने भारत की राजनीति पढ़ ली कि 1947 से लेकर के 2019 तक भारत की क्या राजनीति रही, कौन कौन चुनाव जीता, कौन कौन हारा, कौन ऊपर गया, कौन नीचे गया, किसकी सरकारें बनी, किसकी सरकारों ने क्या अच्छे काम करे, क्या गलत काम करे। ठीक है, कौन कौन से हमारे युद्ध हुए, कैसे हमने युद्धों में जो हमारे विपक्षी उनको बिल्कुल परास्त कर दिया, सारी कहानी भारत की जो पूरी राजनीति है वो हम लोगों ने समझ ली। अब विश्व में भी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, तो वो विश्व में क्या हो रहा है उसको भी समझना जरूरी है। अब इस किताब में हम पूरा का पूरा विश्व के बारे में जानेंगे कि अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां पर श्रीलंका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। परंतु हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि दुनिया के बारे में मैं क्यों पढ़ूं सर?
मेरा क्या लेना देना दुनिया से, अपन को नहीं जानना दुनिया के बारे में, चाइना में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, अपन को नहीं जानना और नहीं जानना भी नहीं चाहिए। परंतु उन देशों ने जब कुछ किया और उसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ा वो तो जानना जरूरी है ना। तो बस इसीलिए ये किताब पढ़ाई जा रही है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा था उसका प्रभाव भारत पे पड़ रहा था या नहीं पड़ रहा था, पड़ता है। आज हम कहीं रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, अब आस पड़ोस के अच्छे लोग रहेंगे तो हम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, खराब लोग रहेंगे तो खराब प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई आस पड़ोस में लोग रहते हैं और अपने घर में एक छोटा बच्चा है, आस पड़ोस के लोग गालियां बकते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अरे नहीं यार गलत प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बच्चे को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। हम अगर सोचे कि नहीं जो आस पड़ोस का माहौल है, ऐसा इलाका है जहाँ पे चोरी होती रहती है या मतलब बहुत डर है बच्चों के लिए, बच्चों को बाहर अकेला नहीं जाने देना, कोई साथ में लेकर के जाएगा। तो हम देखते हैं ना कि आस पड़ोस में कोई घटना होती है तो उससे हम लोग भी चिंतित होते हैं। तो ये पूरी दुनिया एक है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, तो हमें सबके बारे में पढ़ना होगा और फिर उससे हमारे भारत पे क्या प्रभाव हो वो जानेंगे। तो ये किताब बस हमें यही बताने के लिए है कि विश्व में क्या हुआ और उस विश्व के साथ फिर हमारे कैसे संबंध रहे, क्योंकि हमें दुनिया के साथ साथ चलना है और साथ साथ चल कर करके एक दिन दुनिया को, सब दुनिया में सबसे आगे भारत को लेकर करके जाना है, भारत सबसे ऊपर होगा। तो समकालीन विश्व राजनीति ये किताब आपने समझ ली। अब हम बात करते हैं इसमें जो शुरुआत करेगी वो शीत युद्ध की करेगी। शीत युद्ध से पहले आप थोड़ा सा घटनाक्रम को समझिए। घटनाक्रम को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले अगर आप घटनाक्रम को समझेंगे तो 1914 से लेकर के 1918 तक, 1914 टू 1918 तक पूरे विश्व में एक बड़ी घटना होती है जिस घटना का नाम था वर्ल्ड वॉर 1 या विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर 1। इस वर्ल्ड वॉर 1 में दो ग्रुप लड़े, ठीक है, दो ग्रुप थे। एक ग्रुप में जो था रशिया था, ठीक है, ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये थे, और दूसरे ग्रुप में जर्मनी था। मेजरली हम जर्मनी को मानते हैं, जर्मनी था, ऑटोमन साम्राज्य था, ये सब था। अब क्या हुआ कि 1917 तक है ना, जर्मनी वाली टीम बहुत आगे चल रही थी, डिशूम 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 डिशूम, बिल्कुल आगे चलती जा रही थी। पर अब फिर क्या है, बाद में जो दूसरी टीम वालों ने, ब्रिटेन फ्रांस वालों ने, इन्होंने बोला अमेरिका भैया को याद करो, अमेरिका भैया, अमेरिका भैया आ जाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, अमेरिका भैया बोले नहीं नहीं नहीं, अपन युद्ध नहीं, अपन को लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए, अपन शांति प्रिय है। और अमेरिका सच में पहले बहुत अच्छा बच्चा था, नन्ना मुन्ना राई है, देश का सिपाही है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा बच्चा था, किसी से फालतू में झगड़ता नहीं था अमेरिका, बिल्कुल भी नहीं। पर उसको 1917 में जबरदस्ती युद्ध में लेकर के आ गए। पर अमेरिका भैया बिल्कुल ताकतवर बच्चा था, जैसे अमेरिका भैया युद्ध में आया, जर्मनी सब भाग गए और प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और ये कहा जाता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, और उसके बाद जो संधि हुई, वर्साई की संधि हुई, और उसमें जर्मनी पर भारी भरगम कर्जा सौंप दिया गया कि साहब ये आप ब्रिटेन को, फ्रांस को, इनको दोगे ये कर्जा क्योंकि आपने इनसे युद्ध लड़ा है। उस दिन कहा जाता है कि ये कर्जे का जो बदला है ना वो दूसरे विश्व युद्ध से ही होगा, इतना भयंकर कर्जा उन पर लगा दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर हम बीच में एक घटना को थोड़ा सा ध्यान में रखें, भूलना नहीं चाहिए उस घटना को, 1929 से लेकर के 33 तक विश्व में महामंदी आई। क्या आई? महामंदी आई, जब हर वस्तु की कीमत बिल्कुल गिर गई। और जब किसी भी वस्तुओं की कीमत गिर जाती है उसे महामंदी कहते हैं, और हर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो अब उसको महंगाई कहते हैं। अब जब किसी भी वस्तु की कीमत गिर गई तो क्या है, जो बनाने वाला है उसको फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, फिर भी कोई नहीं खरीद रहा, और नुकसान हो रहा है। उसने फैक्ट्री बंद कर दी, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए तो उनका और पैसा नहीं है, फिर खरीदेंगे क्या, तो और भी बुरी स्थिति। 1929 से 33 तक महामंदी का दौर चला। ये महामंदी के दौर की बात क्यों करी वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। इसके बाद फिर तीसरी जो घटना हुई वो 1939 से लेकर के 1945 तक हुई। अब 1939 से 45 तक जो दूसरी घटना हुई वो थी भैया वर्ल्ड वॉर सेकंड, विश्व युद्ध द्वितीय। अब इस विश्व युद्ध द्वितीय में भी भैया अमेरिका भैया शांत बैठे हुए थे, दूर हूं, नहीं हम नहीं लड़ेंगे। वो कहते हैं लड़ो, बोले नहीं लड़ेंगे। पर फिर क्या हुआ, जापान ने अमेरिका भैया को जाकर के दिखाया, आ जाओ दम है तो लड़ करके दिखाओ। जापान गया और अमेरिका की जो नौसेना है, जो नेवी है, उसके ठिकाने पे, जिसकी जगह का नाम था पर्ल हार्बर, ठीक है, कौन सा हार्बर? पर्ल हार्बर, वहां पर जाकर के बॉम्ब गिरा करके आ गया। अब यार बताओ, एक देखो एक क्यूट सा बच्चा होता है, आप देखते हो ना क्यूट सा बच्चा होता है, उसको जब तक तो यूं गाल खींचोगे तो ठीक है, पर उसको ज्यादा ही परेशान करोगे तो फिर तो भैया उससे बेकार आदमी तो कोई नहीं है इस दुनिया में। ऐसे अमेरिका था, अमेरिका बेचारा शांत बैठा देख रहा था, होने दो लड़। पर फिर जापान यार छोटा सा देश आकर के अमेरिका जितने बड़े देश पर आकर के बॉम्ब गिरा कर जाता था,
तो भैया दिमाग खराब हो गया अमेरिका का, बोला अब तो आ जाओ। तो फिर भैया वापस 1941 में अमेरिका भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ जाते हैं। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आए फिर ऑपोजिशन टीम का सफाया हो गया, फिर ऑपोजिशन टीम हार गई। अब यहां पे थोड़ी सी बात को समझिएगा, जो टीम ए है, ठीक है, अपन आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, एक टीम यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, जिसको आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, या सोवियत संघ। ये सोवियत संघ टूटा है, वही कहानी इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। सोवियत संघ कुछ देशों का संगठन है जिसमें सबसे बड़ा देश कौन हुआ करता था? रशिया हुआ करता था, और उन सबको मिला करके बना यूएसएसआर, या शॉर्ट हिंदी में कहते हैं सोवियत संघ। यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक ही टीम में थे। इधर कौन कौन था? इधर जापान भैया, जिन्होंने यूएसए को उकसाया, जर्मनी भैया, जिनके मन में बड़ा दुख था प्रथम विश्व युद्ध का, और इटली भैया, दोस्तों का साथ कैसे छोड़ दूं ये, और बाकी इधर ब्रिटेन, फ्रांस, बहुत से लोग थे। अब क्या हुआ कि यूएसए ने क्या करा, 8 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। कौन से बम गिराए? परमाणु बम गिराए, और ऐसे परमाणु बम जो कि भाई बहुत बुरी हालत कर दे, जापान तो खुद छोटा सा। 2 परमाणु बम गिराए। अब 2 परमाणु बम गिराए जापान पे, नाराज यूएसएसआर हो गया। देखो गिराए किस पे? जापान पे, और नाराज कौन हो गया? यूएसएसआर हो गया। यूएसएसआर ने बोला कि यूएसए ने जो 2 परमाणु बम गिराए हैं ये गलत गिराए। अब आप पूछ रहे होंगे सर जी ये तो दोनों एक ही टीम में, तो ये नाराज क्यों? तो अच्छी बात है, ऑपोजिशन टीम पर 2 परमाणु बम गिरा दिए, 2 परमाणु बम गिरा दिए तो अच्छी बात है, परंतु यहाँ पर बात थोड़ी सी बिगड़ गई बच्चों। यूएसएसआर ने ये सोचा था कि जिस दिन भी हम लोग जीत जाएंगे तो क्या होगा, यूएसए जो है यूरोप को और जो उत्तरी अमेरिका है उसको पूरा कंट्रोल करेगा, उनके हिसाब से चलाएगा। और यूएसएसआर ने सोचा कि हम लोग क्या, हम एशिया को, दक्षिण एशिया को, इनको कंट्रोल कर लेंगे। अब यूएसए ने जापान पे 2 बम गिरा करके ये दर्शाया कि देखो सबसे ज्यादा तो जो पावरफुल है ना वो यूएसए ही है, यूएसए से पावरफुल ज्यादा कोई भी नहीं है, यूएसए ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो सोवियत संघ ने ये आरोप लगाया यूएसए पर कि भैया ये तो हम लोगों को अपना राज फैलाना नहीं देना चाहते, ये चाहते हैं कि पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यूएसए का ही जय जयकार हो, इसलिए इन्होंने 2 बम गिराए हैं। यूएसए बोलता है नहीं 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 ऐसी बात नहीं, अपन जय जयकार नहीं चाहते, मैं तो लड़ाई में नहीं आना चाहता था, पर लेकर के आ जाते मुझे तो ये लोग, ये अगर मैं बम नहीं गिराता तो ये युद्ध कभी भी खत्म नहीं होता। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गई, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद 1945 से शुरुआत होती है एक नए युद्ध की, 1945 से 1991, और वो युद्ध था बच्चों शीत युद्ध। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, ठंडा युद्ध, ठीक है, कौन सा युद्ध? ठंडा युद्ध। ठंडा मत लिख के मत आ जाना, शीत युद्ध ही बोलते हैं, और कोल्ड वॉर इंग्लिश में बोलते हैं। किस किस के बीच में हुआ? यूएसए भैया के बीच में और यूएसएसआर भैया के बीच में, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1945 से 1991 तक। अब यहां पे पहली बात तो इन दोनों के बीच में युद्ध क्यों हुआ? 2 कारण थे। सबसे पहला तो देखे जरा किसमें है कितना दम, मतलब सबसे पावरफुल है हम, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? यूएसए बोले नहीं भैया सबसे ज्यादा पावरफुल हम, यूएसएसआर बोले अच्छा तुम पावरफुल हो तो फिर हम ऐसे ही हैं, वो बोले नहीं भैया सबसे ज्यादा पावरफुल हम। तो दोनों में लड़ाई हो गई कि नहीं भाई मैं पावरफुल मैं पावरफुल मैं पावरफुल, इसलिए क्या है कि बस वो ईगो पे लेकर के आगे, नहीं साहब मैं पावरफुल, अमेरिका कैसे पावरफुल, वो बोला यूएसए किस अपर पावरफुल है। और दूसरा बच्चों लड़ाई थी विचारधारा की। यूएसए जो सपोर्ट करता था वो सपोर्ट करता था पूंजीवादी, इसकी जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी। पूंजीवादी विचारधारा का मतलब होता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को छूट दी जाएगी, निजी क्षेत्र को छूट दी जाएगी, सरकार बहुत कम इंटरफेयर करेगी, सरकार कम से कम हस्तक्षेप करेगी, सब कुछ प्राइवेट वाले करते जाएंगे, जो जनता मांगेगी वो प्राइवेट वाले बना करके दे देंगे, जितना पैसा चाहिए वो सब कुछ उनके ऊपर चलता रहेगा। परंतु यहां पर यूएसएसआर वाले हैं ये समाजवादी और साम्यवादी हैं, ये समाजवादी और साम्यवादी हैं। ये कहते हैं कि भैया नहीं, ये प्राइवेट वाले तो क्या करते हैं, मजदूर का शोषण करते हैं, ये तो सबसे जो रीढ़ की हड्डी होती है देश की, मजदूर, उसका शोषण करते हैं। तो सरकार के कंट्रोल में ज्यादा से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, हर चीज का उत्पादन हो सरकार के हिसाब से हो, किसको बांटनी है सरकार बताए, इसको दो इसको मत दो, घर में 10 कमरे हैं, 2 जरूरत है तो 8 गरीबों को बांट दो, सरकार ऐसा कह रही है। तो यहां पर विचारधारा की लड़ाई, नहीं साहब हमारी विचारधारा बढ़िया, वो बोले नहीं साहब हमारी विचारधारा बढ़िया, ठीक है ना। अब इन दोनों में से किसकी विचारधारा बढ़िया, इसके लिए चल गया भैया शीत युद्ध, और हम में से दोनों में से कौन पावरफुल, इसके लिए चल गया शीत युद्ध। अब यहां पर हमने इसको प्रथम विश्व युद्ध नाम दिया, यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध नाम दिया, इसको हम तृतीय विश्व युद्ध भी तो नाम दे सकते थे। शीत युद्ध नाम क्यों दिया? क्योंकि बेटा यहां पर जैसी डिशुम डिशुम हुई ना, वहां पर वैसी डिशुम डिशुम नहीं।
वहां पर सिर्फ बातों में चली, मैं पावरफुल, वो बोला अच्छा मैं पावरफुल, बस बातों से लड़ाई हुई है, डिशुम 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 नहीं हुआ। इसलिए बोला शीत युद्ध है। ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाया गया, बस बातों से। अब ऐसा नहीं शीत युद्ध हो तो आप ऐसे बर्फ के गोले उठा करके, दोनों ही देश बर्फ वाले हैं, अमेरिका के भी अलास्का की तरफ खूब बर्फ है और सोवियत संघ के पास, रशिया के पास भी खूब बर्फ है, दोनों ने बर्फ के गोले उठा करके, ये बर्फ का गोला एक, ये बर्फ का गोला दो, शीत युद्ध। ऐसा शीत युद्ध नहीं था ये, ठीक है ना, जैसा आप लोग खेलते हो बर्फ ले लेकर के, दोनों बहन भाई हो गए, दोनों बहनें हो गई, ऐसा खेलते हो, वो वाला शीत युद्ध नहीं। यहाँ पर मतलब सीधा इस प्रकार का युद्ध नहीं था, बहुत ज्यादा इस प्रकार की आप कह सकते हैं कि हिंसा नहीं हुई है, इस प्रकार के युद्ध दोनों देशों के बीच में नहीं हुआ। अगर वैसा युद्ध हो जाता तो सच में तीसरा विश्व युद्ध ही बन जाता। तो शीत युद्ध सीधा सा यह है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में विचारधारा के आधार पर लड़ाई शुरुआत हुई थी, ठीक है, उसको शीत युद्ध कहते हैं। और 1991 में ये सोवियत संघ टूट जाएगा, ठीक है, मतलब ये फिर से 15 राष्ट्रों में बंट जाएगा। तो उस दिन ये बात साबित हो जाती है कि भैया यूएसए सबसे पावरफुल है, सबसे जो पावरफुल है वो कौन है, यूएसए है, यूएसए की विचारधारा ही सबसे बढ़िया है। अब चलिए, अब आ जाइए हम बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। किसका अंत? दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुवीयता का अंत। अगर चैप्टर का नाम नहीं समझाया तो कुछ भी नहीं समझाया, ठीक है ना, चैप्टर का नाम नहीं समझाया तो कुछ भी नहीं समझाया। इसको कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है एंड ऑफ बायपोलैरिटी। बायपोलैरिटी का मतलब होता है दो ध्रुव, बायपोलैरिटी। देखिए बच्चों, मैं आपको पहले 2-3 इजी से जो एग्जांपल होते हैं वो एग्जांपल देकर के बताता हूं। आपने पृथ्वी देखी है, ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो गोल है, और आपको बचपन से बात बताई गई होगी कि साहब जो हमारी पृथ्वी है वो दो अक्ष पर टिकी हुई है, ठीक है ना, दो अक्ष पर टिकी हुई है। एक ये वाला अक्ष हो गया, ठीक है, दक्षिण अक्ष हो गया या दक्षिण ध्रुव हो गया, साउथ पोल, और ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल। इन दो पर थोड़ी सी 23.5 डिग्री पे झुक करके टिकी हुई। तो ये दो क्या हो गए, ध्रुव हो गए, मतलब दो एंड हो गए, एक इधर एक इधर, मतलब दो तरफ झुकाव है, या तो इधर झुकाव है या इधर झुकाव है। जैसे हम करवट लेते हैं ना, या तो हम करवट यूं लेते हैं या करवट हम लोग यूं लेते हैं, मतलब हम दो साइड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्रुवीय का मतलब ये है कि जो पूरी दुनिया है ना बेटा, वो दो भागों में बढ़ चुकी थी। पूरी दुनिया क्या थी कि दो भागों में बढ़ चुकी थी। कौन कौन से में? जो लोग पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं वो यूएसए भैया के साथ भाग गए, यूएसए भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, यूएसए भैया जैसा हो। अब जिनको लगा नहीं साहब पूंजीवादी तो बर्बाद कर देगा देश को, तो वो समाजवाद की तरफ भाग गए। उन्होंने बोला हमारा नेता यूएसएसआर भैया, सोवियत संघ जैसा नेता कोई नहीं, सोवियत संघ जिंदाबाद, सोवियत संघ जिंदाबाद। और 1929 में जब महामंदी आई तो पूरी दुनिया भैया बहुत बुरे हाल हो गए। और सोवियत संघ तो बिल्कुल स्मूथली चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि वहां पर सबको सरकार कंट्रोल कर रही थी। तो सरकार ने अपने हिसाब से हमेशा से बिल्कुल जो स्मूथ कंडीशन होती है वैसी बनाए रखा। तो 1929-33 के बाद ये और बात पता चल गई कि नहीं यार भैया समाजवाद में दम है, पूंजीवाद कुछ नहीं है। तो भैया लोग क्या है, यूएसएसआर की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो गए कि चलो यूएसएसआर के साथ चलो। वहां इतने भयंकर, जो पूरी दुनिया की हालत खराब है, पूरी दुनिया के पास खाने के लिए बिल्कुल बहुत बुरी स्थितियां हो चुकी हैं, सोवियत संघ में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पूरी जो दुनिया है वो दो भागों में बट गई, पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। तो 1945 से लेकर के 1991 तक का जो दौर रहता है वो दो ध्रुवीय रहता है, मतलब दुनिया दो भागों में बटी हुई रहती है, कुछ का झुकाव अमेरिका की तरफ और कुछ का झुकाव यूएसएसआर की तरफ या सोवियत संघ की तरफ। पर जब 1991 में 1991 में सोवियत संघ का अंत हो जाता है, सोवियत संघ टूट जाता है, 15 राष्ट्रों में बट जाता है, तो 1991 25 दिसंबर 1991 में पूरी दुनिया एक देश के अनुसार चलने लग जाती है, और वो है अमेरिका। अमेरिका का पावरफुल, सबसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल जो देश बन जाता है वो अमेरिका बन जाता है। मतलब पूरी दुनिया उसी के अनुसार चल रही थी, सबको वही कंट्रोल करके बैठा था, इसीलिए कहते हैं ना वो अमेरिका पावरफुल, अमेरिका पावरफुल। तो ये कहानी, देखो देशों की भी मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता दूं। अगर आप 1918 तक की बात करो, 1918 तक पूरी दुनिया पर राज किया है ब्रिटेन ने राज किया है। किसने राज किया है? ब्रिटेन ने राज किया। ब्रिटेन से बड़ा पावरफुल उस समय कोई नहीं था। 1918 में आकर के ये बात पता चल गई कि भाई अब अमेरिका से बड़ा ताकतवर धीरे धीरे कोई नहीं है, अमेरिका का धीरे धीरे राइज होना शुरू होता गया। इस समय दो देश बराबर की टक्कर में आगे बढ़ रहे थे, एक अमेरिका एक रशिया, अमेरिका सोवियत संघ, अमेरिका सोवियत संघ, ये दोनों बराबर की टक्कर में आगे बढ़ रहे थे। तो 1945 से लेकर करके फिर 91 तक ये दो देश दोनों पावरफुल रहते नहीं, सब मैं पावरफुल, वो बोले मैं पावरफुल। तो पहले ब्रिटेन का दबदबा रहा, फिर इन दो देशों का दबदबा रहा, और 91 के बाद से जो दबदबा रहा वो किसका रहा?
अमेरिका कर रहा है। परंतु अब जो हम आगे का अध्याय पढ़ेंगे जिसमें हम ये भी देखेंगे कि अब अमेरिका के अलावा ऐसे कौन कौन से देश, ऐसे कौन कौन से संगठन हैं जिनका दबदबा पूरी दुनिया पे बन रहा है या जिनका वर्चस्व बढ़ रहा है, जो इकोनॉमिकली बढ़ रहे हैं, जो पॉलिटिकली बढ़ रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे, हम आसियान की बात करेंगे, ठीक है, चाइना, भारत, जो ऐसे देश हैं जो खूब तेजी से प्रगति कर रहा है, जो अब अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार है, उनकी भी बात करेंगे। ऑल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर का नाम रहेगा। तो बाइपोलरिटी, दो ध्रुवीय, जो दुनिया दो ध्रुवों पर, दो एक्सिस पर टिकी हुई थी, इधर और इधर, तो अब इधर उधर का नहीं, अब एक ही है, ठीक है ना। तो याद करो, मैं इधर चला, मैं उधर चला, ठीक है, तो कुछ लोग इधर भाग गए, कुछ लोग उधर भाग गए, तो अब दोनों किधर ही है, ठीक है, अब एक ही है, अब अमेरिका ही है 1991 में। तो दो ध्रुवीयता का अंत। अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि सोवियत संघ का जो अंत होता है वो हमें पढ़ना है। शीत युद्ध क्या हुआ, कब उसका चरम बिंदु था, सब कुछ ये था, ये आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो, ठीक है। और नहीं पढ़ा तो बेटा एक बार उसको जरूर देखिएगा। ओके, अब इसमें हमें बस यही पढ़ना है कि भैया उसकी एंडिंग कैसे होती है सोवियत संघ की। अब आपको यहाँ पर ये मैं बता दिया, जैसे कि बाइपोलरिटी क्या है कि भैया अमेरिका यहाँ पर है और यूएसएसआर यहाँ पर है, ठीक है, या रशिया, यूएसएसआर, सोवियत संघ, ठीक है। रशिया अकेला एक देश है, सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर के एक संगठन बना हुआ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये दोनों देश आपको ऐसे अलग अलग लगते होंगे कि भैया एक इधर एक इधर, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर वो क्या होता है कि जब हम ऐसा जो सीधे प्लेन पे आपको पढ़ाते हैं, पर बाकी जब आप क्या करोगे, जब आप देखोगे पृथ्वी को देखोगे, गोलाई में देखोगे, तो जैसे मान लीजिए कि भैया ये अमेरिका हो गया और ये रशिया हो गया। अब ये पृथ्वी तो ये गोल है ना, गोल है, तो ये दोनों बिल्कुल पास पास में है, दोनों ही बिल्कुल पास पास में। आपको एक बात और बता दूं, जो आज अमेरिका का हिस्सा है अलास्का, वो कभी सोवियत संघ का या रशिया का हुआ करता था। रशिया ने बिल्कुल यूं है ना, आप कह सकते हो कोडी के भाव बेच दिया, बहुत सस्ते में अमेरिका को बेच दिया। बोले यार बहुत जगह कंट्रोल नहीं होती, बताओ यार हमें दे दो यार, ठीक है। यूं बिल्कुल बहुत सस्ते में वहां रशिया के राजा ने अमेरिका को बेच दिया था। और आज वो अलास्का बहुत, मतलब ये मान लो गजब की चीज बनी हुई है, ठीक है। खूब वहां से, मतलब शायद कुछ ऐसा है निकलता है वहां से, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ज्यादा उसकी मुझे डिटेल नहीं, पर ये बस आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों यूं दूर दूर नहीं है, ये दोनों पास पास में है, ऐसे बिल्कुल यूं पास पास में ही है। जब आप इनको यूं घुमाओगे ना तो ये आपको बिल्कुल पास पास में देखने को मिलेंगे। तो अब पूरा विश्व क्या है, दो भागों में हो गया। आधे जो लोग हैं वो अमेरिका की तरफ और आधे जो लोग हैं वो सोवियत संघ की तरफ। अब एक बात और ध्यान देनी है, इन देशों को जो ज्यादा समर्थन और पक्ष विपक्ष करने वाला जो था वो था बच्चों यूरोप, ठीक है। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका, ये दोनों देश, इन दोनों महाद्वीपों के तो अधिकतर जो देश है वो खुद ब्रिटेन से गुलाम बने हुए थे, वो तो खुद अभी आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो ज्यादा जो इनको सपोर्ट करने वाला था वो कौन था, यूरोप। अब रशिया का भी आधा हिस्सा जो है यूरोप में आ रहा है। तो क्या हुआ, जैसे अब ये मान लीजिए ये अमेरिका, ये रशिया और ये बीच में यूरोप। अब यूरोप क्या हुआ, यूरोप भी दो भागों में बट गया, आधों ने इसको सपोर्ट करा और आधों ने इसको सपोर्ट करा। इन्होंने इसको जो, ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम, ये पूर्व, तो पश्चिम वालों ने किसको सपोर्ट करा, अमेरिका को सपोर्ट करा। इसलिए यहां पर एक अलायंस बनता है, वेस्टर्न अलायंस या पश्चिमी गठबंधन, और इधर पूर्वी वालों ने सोवियत संघ को सपोर्ट करा, तो यह बनता है ईस्टर्न अलायंस या पूर्वी गठबंधन बनता है, ठीक है। वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस, ठीक है। तो पश्चिमी दुनिया और पूर्वी दुनिया, दो दुनिया हो गई, पश्चिमी दुनिया और पूर्वी दुनिया। इसको पहली दुनिया, अमेरिका के साथ सारे देश जो मिले उसको पहली दुनिया, और इसको जो मिले हुए वो दूसरी दुनिया। और फिर इन्हीं के बीच में हम तीसरी दुनिया हम निकालते हैं, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाते हैं, और गुट निरपेक्ष आंदोलन में बताते हैं कि भाई आपको ना तो इधर चलने की जरूरत है ना इधर चलने की जरूरत है, आप यहीं खड़े रहिए, आप किसी भी गुट में मत जाइए, आप गुट निरपेक्षता से जुड़िए और अपने आजादी के साथ आप अपने हिसाब से काम करिए। ये जो विचारधारा है तीसरी दुनिया भारत ने क्रिएट करवाई। अब यहां पर क्या है, इसी यूरोप में एक देश है जिसका नाम आप बड़े ही अच्छे से जानते होंगे, जिसका नाम है जर्मनी। कौन सा देश है, जर्मनी। कौन सा देश है, जर्मनी। कौन सा देश है, जर्मनी, जर्मनी, ये जर्मनी। अब इस जर्मनी में क्या है बच्चों, जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है बर्लिन। क्या नाम है, बर्लिन। इस बर्लिन में बेटा एक दीवार बनाई जाती है और इस बर्लिन को दो भागों में बांट दिया जाता है। इस बर्लिन में एक दीवार बनाई जाएगी और उसको दो भागों में बांट दिया जाएगा। बर्लिन में एक दीवार बनाई जाएगी और उसको दो भागों में बांट दिया जाएगा। बर्लिन वॉल कहां पर है, जर्मनी में। और इसको क्या करा गया, यूं बीच में एक दीवार खींच दी गई और दो भागों में बांट दिया। इधर वाले जो हैं वो किसके सपोर्टर हैं, अमेरिका के, वेस्टर्न में ना,
पश्चिम, आपको पता है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसा। तो ये पश्चिम है, तो पश्चिम जो वेस्टर्न बर्लिन है वो किसको सपोर्ट करता है, अमेरिका को। ईस्टर्न बर्लिन जो है वो उधर है, तो वो किसको सपोर्ट कर रहा है, सोवियत संघ को। तो अब ये जो दीवार बनाई गई, बर्लिन की दीवार या बर्लिन वॉल बनाई गई, कब बनाई गई, 1961 में। कब बनाई गई, 1961 में। और इस वॉल को तोड़ कब दिया गया, 1989 में। तारीख भी बता देता हूं, 9 नवंबर को तोड़ा गया, 9 नवंबर 1989 में। कितने समय के लिए रही ये दीवार, 28 सालों के लिए रही। और कितनी लंबी थी ये दीवार, 150 किलोमीटर लंबी थी। कितनी लंबी थी, 150 किलोमीटर लंबी। अब काफी बच्चे कहते हैं सर ईयर कैसे याद रखें, और बर्लिन वॉल पे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि साहब कब बनाई गई और कब उसको तोड़ा गया, ठीक है, कब बनाई गई और कब उसको तोड़ा गया पूछा जा सकता है। तो अब देखो मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूं याद करने का। पूरी दुनिया दो भागों में बंट चुकी थी, पश्चिमी दुनिया और पूर्वी दुनिया, ठीक है ना, पश्चिमी दुनिया और पूर्वी दुनिया। और अब जो है तीसरी दुनिया भी बनाई, किसने बनाई, भारत ने बनाई, नेहरू जी ने बनाई ना। और वो कौन सी थी, गुट निरपेक्षता आंदोलन। गुट निरपेक्षता आंदोलन कब शुरू हुआ, 1961 में। तो जब तीसरी दुनिया बनी तब बर्लिन में दीवार बनी। और तीसरी दुनिया क्या है, गुट निरपेक्षता आंदोलन, जो ना अमेरिका की तरफ ना सोवियत संघ की तरफ। और उसकी पहली जो बैठक हुई 1961 के सितंबर में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई थी, याद करिए। तो अब यहां पे 1961 में जो तीसरी दुनिया बनाई गई वो नेहरू जी ने बनाई। नेहरू जी कौन सी पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के थे। और कांग्रेस पार्टी का पतन होना कब शुरू हुआ, 1989 के इलेक्शंस के बाद। आपने देखा ना 1989 के इलेक्शंस में कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिलती है, बहुमत ही नहीं मिल पाता है। तो जब कांग्रेस का पतन होता है, जब कांग्रेस गिरने लग जाती है, तो बर्लिन की दीवार भी गिरा दी जाती है। कितना ईजी हो गया ना, हमने जोड़ लिया, भारत की राजनीति से जोड़ लिया इसको। 1961 में भारत ने तीसरी दुनिया बनाई, तो भैया हमने क्या कर दिया, हमने तीसरी दुनिया बनाई तो उन्होंने बर्लिन में दीवार खींच दी। और जब तीसरी दुनिया बनाने वाले नेहरू जी कौन सी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे। कांग्रेस का पतन कब हुआ, 89 में हुआ, तो 89 में बर्लिन की दीवार भी गिरा दी गई, ठीक है। तो 9 नवंबर को बर्लिन की दीवार गिरा दी जाती है। तो ये बेसिक सा एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं बर्लिन की दीवार। देखिए आज हमारा जो टॉपिक है, कोई भी टॉपिक शुरू नहीं हो रहा है, ये बर्लिन की दीवार भी जो टॉपिक है ये कहां पर है, जो आपका फ्रंट पेज है ना बेटा, उस फ्रंट पेज की ही चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। बर्लिन की दीवार, या जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल, ठीक है। और बर्लिन कहां पर है, जर्मनी में है। और जर्मनी के भी दो भाग हो गए, और बर्लिन का भी क्या है, बीच में दीवार बना करके दो भाग कर दिए गए। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो जो बर्लिन की दीवार है वो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। अब देखिए एक बार आप इधर मैप में आ जाइए, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये वेस्ट बर्लिन है, पश्चिमी बर्लिन है। और वेस्ट बर्लिन या पश्चिमी बर्लिन किसको सपोर्ट कर रहा है, यूएसए को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है, यूएसए को, पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट करता है। और अब ये जो मैं आपको बाउंड्री बना करके दिखा रहा हूं, ये मैं आपको बाउंड्री बना करके दिखा रहा हूं, ये है भैया ईस्ट बर्लिन, ये है ईस्ट बर्लिन। और ईस्ट बर्लिन किसको सपोर्ट कर रहा है, यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा है। और ये बीच में आपको देखने को मिल रही है ये दीवार है, और ये दीवार कितनी किलोमीटर लंबी है, 150 किलोमीटर लंबी है। और कब बनी थी, जब तीसरी दुनिया बनी थी, मतलब 1961 में। और कब गिराई गई, जब कांग्रेस का पतन हुआ था 1989 में, ठीक है। तो आसानी से हम याद कर सकते हैं। अब ये यूएसए को सपोर्ट कर रही है, ये यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही है। अब ये सिर्फ और सिर्फ दीवार एक एरिया को नहीं बांट रही है, लोगों को नहीं बांट रही है, बल्कि विचारधाराओं, अलग अलग विचारधाराओं का प्रतीक बन चुकी है। ये वाली जो वेस्ट बर्लिन है, पश्चिमी बर्लिन है, ये पूंजीवादी दुनिया है, ठीक है। यहाँ पे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए की विचारधारा पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, ये पूंजीवादी दुनिया है। और इधर वाली समाजवाद या साम्यवादी वाली जो दुनिया है। तो ये जो दीवार है ये विचारधाराओं के विभाजन का प्रतीक है कि पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी या समाजवादी दुनिया। ओके, क्लियर। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलगाती थी। तो 1961 में ये जो दीवार बनी है ये पश्चिमी बर्लिन, वेस्ट बर्लिन को ईस्ट बर्लिन से अलग करती थी, पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। और ये जो अलग हो रहा है ये दो विचारधाराओं का दिखाया जा रहा है। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही, और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर को तोड़ ही दिया। तो कितनी लंबी थी, 150 किलोमीटर लंबी थी। कितनी लंबी थी, 150 किलोमीटर लंबी थी। और कितने वर्षों तक खड़ी रही, 28 वर्षों तक, 1961 से लेकर करके 1989 तक।
तो लगभग लगभग 28 सालों तक ये दीवार खड़ी रहती है। कितने सालों तक खड़ी रहती है? 28 सालों तक ये दीवार खड़ी रहती है। और फाइनली 9 नवंबर 1989 को इसको तोड़ दिया जाता है और इसको तोड़ करके ये दिखाया जाता है कि साहब अब जर्मनी में लोग बटे हुए नहीं हैं, अब लोग सब एक हैं। अब आप इस बात को समझिएगा 1989 में इस दीवार को क्यों तोड़ा गया, क्योंकि धीरे धीरे सोवियत संघ कमजोर होना शुरू हो गया। हम आगे पढ़ेंगे, एक भैया आएंगे जिनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव भैया। मिखाइल गोर्बाचेव भैया का ऐसा मानना था कि नहीं यार देखो, अमेरिका की कुछ पॉलिसियां हैं वो अच्छी हैं, लोकतंत्र को अपनाना चाहिए और देश में व्यापार को बढ़ाना चाहिए और ज्यादा समृद्धशाली बनाने के लिए थोड़ा बहुत पूंजीवादी और थोड़ा बहुत समाजवादी दोनों मिक्सचर होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने रिफॉर्म्स, कुछ बदलाव को सुधार करना शुरू कर दिए और सुधारों के नाम पर उन्होंने जितने भी राष्ट्र जुड़े थे उनको बोल दिया आप आजाद हो जाइए और हो जाइए। तो इस बात का क्या है, थोड़ा सा जैसे ही हवा मिली बर्लिन को, तो बर्लिन ने भी बोला भैया दीवार को तोड़ दो, अच्छा मौका है। अभी गोर्बाचेव भैया सत्ता में बैठे हुए, अगर कोई दूसरा भैया आ गया और वो बोले नहीं नहीं साहब यूएसएसआर बना रहेगा, समाजवाद साम्यवाद का ही राज होगा पूरी दुनिया पर, ऐसा वैसा, तो उससे पहले पहले क्या कर दो, दीवार को तोड़ दो। फाइनली 25 दिसंबर, ठीक है, मेरी क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर 1991 को, 1991 के दिन क्या है, फाइनली ये मान लिया जाता है कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन मिखाइल गोर्बाचेव भैया अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ये सारी कहानी आप इसमें पढ़ेंगे भी। ओके, तो ये जो बर्लिन की दीवार है, ये बर्लिन की दीवार आपको दर्शाई गई है। देखिए ये बर्लिन की दीवार आपको दर्शाई गई है, ये बर्लिन की दीवार है, इसको तोड़ दिया जाता है और ये दो दुनिया, दो विचारधाराओं को दिखा रही थी कि साहब आधे लोग पश्चिमी दुनिया के हैं और आधे पूर्वी दुनिया के हैं। ये दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। अब देखो, अब इस दीवार के टूटने से क्या क्या आउटकम्स आते हैं, इस दीवार के टूटने के बाद क्या क्या बदलाव है। सबसे पहला बदलाव, जर्मनी का एकीकरण हो गया। जो जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी, अब वो हट चुका है, अब जर्मनी का एकीकरण हो चुका है, पूरा जर्मनी एक है। अब देखो, एक जर्मनी का एकीकरण आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, ओटो वन बिस्मार्क भैया के बारे में, ठीक है, कौन से भैया, ओटो वेन बिस्मार्क ठीक है ना, ओटो वेन बिस्मार्क भैया के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण करा। इसके बाद वापस यहाँ पर हम जर्मनी के एकीकरण की बात कर रहे हैं। जब बर्लिन की दीवार तोड़ दी जाएगी तो जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा। और देखिए बर्लिन की दीवार बनवाई किसने, बर्लिन की दीवार सोवियत संघ की देन थी। एक्चुअल में क्या होता था कि अब अमेरिका पूंजीवादी देश था, तो उनके पास खूब पैसा था, खूब बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, तो अब अमेरिका क्या है, यूरोप के कंट्रीज को खूब सपोर्ट करता था, जो उसको सपोर्ट करते थे, उनको आर्थिक रूप से ऊपर उठने के लिए खूब पैसा दे रहा है, वो अपने देश की कंपनियां भेज रहा है वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसे लगाने के लिए, तो खूब उन देशों का खूब विकास हो रहा था जो अमेरिका के साथ थे। अब ऐसे ही क्या हो रहा था जर्मनी में जो पश्चिमी दुनिया है उस उधर काफी विकास था, काफी डेवलपमेंट हो रहा था, बहुत गजब का काम चल रहा था। तो ये पूर्वी दुनिया वाले क्या है, इधर से कूद कर करके उधर चला जाया करते थे कि भैया अपन को नहीं रहना पूर्वी दुनिया में, देखो वहां पर तो ये भी है, वहां पर तो ये भी है और वहां पर तो ये भी है। अब पूर्वी दुनिया में क्या था, सारा का सारा कंट्रोल सरकार संभाला करती थी। सरकार ने कहा सब कुछ हम ही संभालेंगे, कोई बाहर से प्राइवेट कंपनी नहीं आएगी और नहीं आएगी तो पैसा कहां से आएगा। अब सरकार में तो लोग लग जाते हैं, तो आपको पता है कैसे काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, हाँ बस अब सरकार के हो गए हम तो, ठीक है। अब रशिया में करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो अब वो बहुत इतना सरकार को इतना रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था, फिर बार बार में युद्ध भी, झगड़े भी, और देश के अंदर भी हालात ठीक नहीं थे, लोग विरोध में थे सरकारों के, तो उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उतना विकास कर पाए पूर्वी जर्मनी का या पूर्वी बर्लिन का। तो फिर उनको लगा कि साहब ये पूर्वी बर्लिन वाले तो हमारे खिलाफ जाकर के उधर जा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर बीच में दीवार खींच दी गई। तो अब ये जो दीवार तोड़ी गई है, ये दर्शाता है कि अब साम्यवादी खेमे की या समाजवादी खेमे की समाप्ति हो चुकी, अब उनके दिन पूरे हो गए। अब उनके दिन क्या हो गए, पूरे हो गए। तो यहां पे इस दीवार को टूटने से पहला बदलाव जो है जर्मनी का एकीकरण, दूसरा साम्यवादी खेमा मतलब सोवियत संघ यूएसएसआर का समाप्ति, अंत हो जाएगा। लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं। अब देखिए जो आपको दीवार है इसमें लोग बस एक छोटा सा छेद कर रहे हैं और फिर छोटे से छेद से तो पूरी दीवार को तोड़ देंगे और लोग सब एक हो रहे हैं, ठीक है, कि नहीं भैया ऐसा बिल्कुल नहीं, भागते भागते आएंगे, यूं भागते भागते दोनों, अरे आज तो जर्मनी एक हो जाएगा, जर्मनी एक हो जाएगा। तो छोटे से छेद को ढूंढने की कोशिश है, फिर बाद में इस दीवार को पूरा ही तोड़ दिया जाएगा। मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। तो ये जो मुक्त आवागमन है कि भाई हम आराम से आ जा सके, उसके लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। अरे भाई गिराने से पहले यहाँ के लोगों को तो हटा लो। ये भैया, ये अंकल पहले थैंक यू बोल रहे, धन्यवाद, आज दीवार गिर गई, दीवार गिर गई। अरे भाई तू हट जा, नहीं तो थोड़ी देर बाद तू भी ऊपर चला जाएगा।
हट जाओ, पहले यहाँ से हटो, फिर दीवार का ये हिस्सा गिराने दो। तो यहाँ पर दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया है और यह संदेश कर दिया गया है कि अब जर्मनी विचारधाराओं में नहीं बटा हुआ, जर्मनी अब सबके लिए है और सबका मुक्त आवागमन हो सकता है। मुक्त का मतलब है कि फ्री, आप आइए जाइए, ऐसा नहीं कि नहीं साहब हम इधर के हम इधर ही रहेंगे, आप उधर के नहीं, अब फ्री आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसके लिए एक हिस्सा गिरा दिया गया है। चलिए, जर्मनी का फिर से एकीकरण हुआ, बहुत बहुत बधाई। 1989 से पहले बर्लिन की दीवार, तो ये तस्वीर आपको बर्लिन की दीवार की दिखाई गई है, ठीक है। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में, सरगर्म दौर का मतलब है जो सबसे हाईएस्ट पीक चल रहा था कि भैया बहुत, मतलब अब तो ऐसा लग ही रहा था कि नहीं अब तो लड़ाई होगी, अब तो होगी, अब होगी, ठीक है ना। वो लड़ाई वाला बिल्कुल दौर था। अब 1961 का वो भी दौर है, याद करिए अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है शीत युद्ध का दौर, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु बताया गया है कि भैया सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जब लग रहा था कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध होकर के ही रहेगा। और 1961 के आसपास ही क्यूबा मिसाइल संकट होता है और 1961 में ही बर्लिन की दीवार बनाई जाती है। तो शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में ये बनाया जाता है। आप ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा शब्द यूज करें, सरगर्म दौर में, ऐसा नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं शीत युद्ध के सबसे चरम बिंदु में, या शीत युद्ध के सबसे जो खतरनाक समय था उस समय में इस बर्लिन दीवार को बनाया गया, या इसमें यह भी लिख सकते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौर में इसको बनाया गया। तो आप अपनी भाषा में थोड़ा आसान बना करके भी लिख सकते हैं। बर्लिन दीवार खड़ी की गई और ये दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी थी कि हाँ भैया इधर वाले हमारे, उधर वाले तुम्हारे। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया और फाइनली जनता ने इस दीवार को गिरा दिया और बोला हम भी आपके और आप हमारे, ठीक है। तो सब सबके हो गए। ये जो तस्वीर दिखाई गई, एक कोल्ड वॉर की तस्वीर आप लोगों को दिखाई गई, अमेरिका के प्रेसिडेंट्स हैं उनकी। दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति हुई। अब देखिए जर्मनी का एकीकरण, साम्यवादी खेमे की समाप्ति, और अब तीसरा बदलाव दूसरी दुनिया का पतन। दूसरी दुनिया का पतन मतलब ये जो सोवियत संघ और उसके साथ के जो लोग थे उस विचारधारा का एक प्रकार से पूरा पतन हो गया, एंड हो गया। और शीत युद्ध की समाप्ति, सबसे बड़ा जो इस बर्लिन वॉल का गिराने के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हमें देखने को मिली। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया था। तो जर्मनी का एकीकरण तो हो चुका है, इसको तो हम देख ही चुके हैं पहले। ये बॉम्ब फूटते हुए दिखाए हैं, भम 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 भम। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। अब सोवियत संघ के खेमे में जो पूर्वी यूरोप के 8 देश जुड़े हुए थे, मतलब मैंने कहा ना यूरोप वाले समर्थन कर रहे हैं, पश्चिमी यूरोप वाले अमेरिका को और पूर्वी यूरोप वाले सोवियत संघ को। अब पूर्वी यूरोप के 8 देशों में लोगों ने प्रदर्शन करा कि साहब इस साम्यवादी शासन खत्म करो, लोकतंत्र लेकर के आओ, पूंजीवाद लेकर के आओ, ऐसा शासन लेकर के आओ। तो वहां के शासकों ने साम्यवादी शासन को त्याग दिया और साम्यवादी शासन को बदल डाला। यह पूरे सोवियत संघ की तस्वीर आप लोगों के लिए। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह चुपचाप देखते रहना पड़ा। अब देखिए कितनी बड़ी दुखद बात है कि मतलब जिस सोवियत संघ को खड़ा किया गया था रशिया के द्वारा, अब वो चुपचाप उस समय सिर्फ देखते जा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। और ऐसी स्थिति क्यों हुई वो हम लोग जानेंगे आगे, ठीक है, इसी चैप्टर में जानेंगे। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। तो ऐसा नहीं है कि कोई सेना का प्रयोग कर करके ये काम हुआ हो, ठीक है, नहीं, लोगों की इच्छा थी और लोगों की इच्छा के आगे सबको झुकना ही पड़ता है। और लोगों की, आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण वहां पर सोवियत संघ कुछ भी नहीं कर पाया, रशिया कुछ भी नहीं कर पाया। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो 1991 में फाइनली सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा। अब सवाल यह आता है कि सोवियत जो प्रणाली है, सोवियत सिस्टम था, वो क्या था, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, मिखाइल गोर्बेचेव की क्या भूमिका है, मिखाइल गोर्बेचेव के सुधार क्या है, शॉक थेरेपी क्या थी, ऐसे अनेकों सवाल आपके दिमाग में होंगे। कौन कौन सोवियत संघ के नेता थे, सारे जो सवालों के जवाब होंगे वो आपको जरूर मिलेंगे, परंतु आज नहीं, आने वाले लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए सिर्फ ये ओवरव्यू, ये इंट्रोडक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको जान लीजिएगा, बर्लिन की दीवार को समझ लीजिए, ठीक है। बर्लिन की दीवार को समझिए और आपके और मेरे बीच में किसी भी प्रकार की कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखो। आपके मन में ऐसा लग रहा है कि नहीं सर जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और ज्यादा मैं रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए कर सकूं। आपके और हमारे बीच में कोई भी दीवार नहीं होनी चाहिए, ओके। और अगर थोड़ी बहुत दीवार है, थोड़ी बहुत बीच में हमारे है, तो उसको भी खत्म करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको जानकारी मिल जाए। आज सर जी का नया चैप्टर शुरू होगा, आज नया वीडियो आएगा। और काफी बच्चे हैं
जिनके लिए आर्ट्स एक दीवार बन के खड़ी, उनको समझ में नहीं आती किताबें, तो उनके लिए क्या करो, उस दीवार को तोड़ो और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जो वो भी क्या है, आर्ट्स के सब्जेक्ट को दूर से ना देख सके, बिल्कुल अपने अंदर उतार ले। ओके, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।